जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि जैसा कि अमेंडा वॉलर जो है अपनी सुसाइड स्क्वाड को अलग अलग मिशंस के ऊपर भेजती है और उनसे ऐसे काम करवाती है जो कि कोई और आदमी करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इस सब के बारे में बैटमैन के जरिए जस्टिस लीग को पता चल जाता है और जब उन लोगों को ये बात पता चलती है तो वो लोग इस आइडिया को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि इस तरह से क्रिमिनल्स को दोबारा से एक सेकंड चांस दिया जा रहा है जो कि खुलेआम घूम रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि जस्टिस लीग वहां पे सुसाइड स्क्वाड को एक मिशन के ऊपर रोकने के लिए पहुंचती है जहां पे उन दोनों के बीच एक जबरदस्त किस्म का मुकाबला होता है फुल ऑन, जो कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा ही था। लेकिन हम देखते हैं कि उस एपिसोड की एंड में किलर फॉस जो है सुपरमैन की लाइफ फोर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके पूरी की पूरी जस्टिस लीग को जमा के ठंडा कर देती है और अमेंडा वॉलर ने उनके लिए जबरदस्त किस्म के अजीबोगरीब सेल्स को तैयार किया है जिसके अंदर वो उनको होल्ड करके रख रही है। तो अब आगे तो आज का जो पूरा एपिसोड है हमारा जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड का, वो एक तरह से मेरा फेवरेट भी है क्योंकि आज हमारी पूरी की पूरी कहानी जो वो मैक्सवेल लॉर्ड के कैरेक्टर के ऊपर बेस करने वाली है कि वो कौन है, वो क्या कर रहा है इस वक्त, सारी की सारी चीजें और उसके पीछे की जितनी भी लॉजिक्स हैं उसके कैरेक्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो उसी तरह हम लोग यहाँ से जो है बेसिकली एक बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि एक खुफिया अड्डा है टास्क फोर्स एक्स का, जिसको ब्लैक साइड कहा जा रहा है। और हम देखते हैं कि वहां पे अमेंडा वॉलर बैठी हुई होती है और यहाँ पे इंटरोगेशन कर रही होती है मैक्सवेल लॉर्ड से। और हमें साथ में ये भी बताया जा रहा है कि ये सारे के सारे जो इवेंट्स इस वक्त हम देख रहे हैं ये जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड की स्टोरी से कुछ टाइम पहले ही हुए हैं। और वहां पे अमेंडा वॉलर पूछती है प्लीज अपना नाम और रैंक बताओ इस रिकॉर्ड के लिए। तो वहीं से वो कहता है कि मेरा नाम मैक्सवेल लॉर्ड 4 है, डायरेक्टर एंड ब्लैक किंग ऑफ द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन चेकमेट। मेरी हॉबीज के अंदर गोल्फ और सिगार्स को कलेक्ट करना है। लेकिन आई बेट कि तुम्हें ऑलरेडी इस बारे में जानती ही होगी ना, क्योंकि तुम्हारा तो काम ही यही है कि इस तरह की बातों को जान के रखना। क्या मैंने ठीक कहा अमेंडा? तो वहीं से अमेंडा वॉलर कहती है कि अब से इस पूरी की पूरी कन्वर्सेशन के अंदर तुम मुझे डायरेक्टर वॉलर करके बुलाओगे। और रही बात मेरे काम की, तो मेरा काम है जस्टिस को परस्यू करना। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हैं मिस्टर लॉर्ड? तो वहीं से मैक्सवेल मुस्कुराता और कहता है हाँ, हो सकता है कि आज तक जो मैंने सारे के सारे चालान नहीं भरे हैं उसके लिए ही तुम मुझे उठा के यहाँ पे लेकर आई हो। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से 3 दिन पहले साउथ वेस्ट केंटकी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी ट्रेन का डिजास्टर हुआ हुआ, एक्सीडेंट हुआ हुआ है जो कि पटरी से गिरी पड़ी है। और वहीं से अमेंडा मैक्सवेल लॉर्ड के साथ और डेडशॉट के साथ मौजूद है और कहती है एक गलती तुम इसको कह रहे हो। आखिरकार ऐसा कौन सा रीजन हो सकता है जिस वजह से तुम्हारी चेकमेट ने मेरी इस डैम ट्रेन के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचा? तो मैक्सवेल बताता है कि हम लोग दरअसल एक बहुत ही गुड इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे थे और हमें ये पता चला था कि इस ट्रेन के अंदर कुछ ऐसे लोगों को ले जाया जा रहा है जो कि कोबरा कल्ट से बिलोंग करते हैं और हम बस उन्हीं को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे वाकई में अगर पता होता कि ये ट्रेन तुम्हारी है और यहाँ पे तुम्हारा भी कोई और काम वगैरह चल रहा है तो ये शायद ये सारा का सारा ब्लड शेड जो यहाँ पे हुआ है वो ना होता। लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ कि तुमने अपने हाथों को कहाँ कहाँ घुसा के रखा हुआ है और दुनिया के कितने खतरनाक सुपर क्रिमिनल से तुम डील्स लेके चल रही हो। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर तुम चाहती हो कि इस तरह का कुछ ना हो और तमाशा ना खड़ा हो तो कम से कम अपने लोगों के हाथों के ऊपर एक पैच पहना देना जिसपे लिखा हुआ हो टास्क फोर्स डैम एक्स। और इस तरह हम देखते हैं कि मैक्सवेल लॉर्ड यहाँ पे काफी गुस्से में आके अमेंडा वॉलर को पकड़ लेता है, लेकिन ये देख के अमेंडा वॉलर उसको एक पंच मार के वहां पे ठंडा कर देती है। तो डेडशॉट बोलता है क्या आप चाहती है कि मैं इसके कान के नीचे एक और बजाऊं? तो अमेंडा बोलती है कि नहीं डेडशॉट, इसको सिक्योर करो। मैं मिस्टर लॉर्ड को सिखाना चाहती हूँ कि उन्होंने अगर मेरे ऊपर क्वेश्चन करा है मेरी सारे के सारे कंट्रोल के ऊपर तो उसका नतीजा क्या होने वाला है। और इसी तरह हम देखते हैं कि इसी वजह से बेसिकली मैक्सवेल लॉर्ड को अमेंडा के सामने लाके यहाँ पे बांध के रखा गया है। और वहीं से अमेंडा बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे इसलिए लाया गया है क्योंकि तुमने मेरे हाथ को पकड़ने की कोशिश करी थी, वो भी तब जब मैं फील्ड के अंदर मौजूद थी और बहुत ज्यादा लोग देख रहे थे, और इसके साथ एक प्रिजन ट्रांसफर के ऊपर तुमने जो है अटैक करने की कोशिश करी है और ये सारे के सारे रिजल्ट हैं तुम्हारे यहाँ पे आने के। तो वैसे तुम्हें तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारा रिज्यूमे काफी ज्यादा इंप्रेसिव नजर आ रहा है। तुम एक रियलिटी रैंकिंग मेंबर हो चेकमेट के जो कि अब सिर्फ अकलौता ही बचा है। तुम को हेड ऑफ कैडमस प्रोजेक्ट भी हो, इसके अलावा तुम एग्जीक्यूटिव कमिश्नर ऑफ ओमैक इनिशिएटिव भी हो। तुम्हारे पूरे के पूरे रिज्यूमे के अंदर तो काफी ज्यादा रेड मार्क्स भी मौजूद हैं, लेकिन इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जिस तरीके से अगर तुम किसी और दूसरी एजेंसीज या ग्रुप्स के साथ काम करते हो तो हमेशा उन ग्रुप्स के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसी तरह के कुछ रिव्यूज जो है वो दोनों एजेंसीज यानी कि शेड और स्पाइरल की तरफ से भी दिए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें दूसरों के साथ खेलना पसंद नहीं है या फिर तुम दूसरों के ऑर्डर्स को फॉलो करने वालों में से नहीं हो और तुम सिर्फ अपनी ही चलाने वाले में से एक हो। तो वहीं से मैक्सवेल लॉर्ड मुस्कुराता और कहता है मुझे लगा था कि यहाँ बैठ के आप मुझ पर सिर्फ इल्जाम लगाएंगी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि आप मुझे ये बताने में मजबूर हैं कि मैं कितना बड़ा साइको हूँ और मेरा दिमाग कितना ज्यादा खराब है। क्या आप मेरे फादर के बारे में कुछ जानना चाहती हैं? तो इसे अमेंडा बोलती है कि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जैसा कि तुमने कहा कि ये तो मेरा काम है सब कुछ जानना। और रही बात तुम्हारे फादर की, तो उनको तो बहुत अच्छे तरीके से मैं जानती हूँ, जिनका नाम एल्बर्ट लॉर्ड था। वो एक एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने बहुत कम उम्र के अंदर एक जबरदस्त किस्म की फार्मास्यूटिकल कंपनी को खोला था, जिसके एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने इतना पैसा कमा लेते जितना एक आदमी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता है। लेकिन उनकी जिंदगी तब बदल के रह गई जब ये बात पता चली कि उनकी कंपनी की जो एक दवाई थी जो कि वेट लॉस के लिए बनाई गई थी वो कैंसर कर रही थी लोगों के दरमियान।
वैसे देखा जाए तो वेट गिराने का ये भी एक तरीका है। पुअर एल्बर्ट, उसने अपने आखिरी दिनों में बहुत कुछ सहा है। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल पल रहे होंगे, स्पेशली योर मदर। वैसे रही बात तुम्हारी मदर की, तो उनके बारे में कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि जहां वो पहले कभी बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी, अचानक पब्लिक की निगाहों से एकदम दूर हो गई हैं। अब मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हारे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम इसके अलावा भी कुछ जानना चाहते हो तो मुझसे कह सकते हो। प्लीज मिस्टर लॉर्ड, मुझे बताइए अपनी मदर के बारे में। तो वहीं पे मैक्सवेल बोलता कि नहीं, मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं बताने वाला। और इसी तरह हमारे पास एक फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ पे हम 23 साल पहले शिफ्ट होते हैं, और ये वो मोमेंट है जब उसके फादर की डेथ हुई थी मैक्सवेल लॉर्ड की। और उसकी माँ जैसे कि एक बहुत ही बड़ी पब्लिक फिगर थी, एक बहुत ही अमीर घर के लोग थे, तो सारा का सारा मीडिया इनके घर के बाहर जमा हुआ था और इनके ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि किस तरीके से इनकी कंपनी की वजह से बहुत ज्यादा लोग मारे जाने वाले हैं और कुछ मारे भी जा चुके हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि उनकी मदर कमरे के अंदर आती है और कहती है कि वुलचर्स, वो सारे के सारे लोग एकदम घटिया लोग हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि मैक्सवेल यहाँ पे बहुत छोटा होता है और रो रहा होता है और कहता है कि मॉम, डैड क्या सच में जा चुके हैं, और आखिरकार अब हम क्या करने वाले हैं। तो वहीं से उसकी मॉम आती है और कहती है कि इट्स ओके माय स्वीट बॉय, अब जो होना था वो हो चुका है। हम लोग इस वक्त ये करने वाले कि हम तुम्हारे फादर को दफनाएंगे और अपने हाथों को साफ करेंगे और अपने आंसुओं को पोंछेंगे। अब हमारे पास ज्यादा यहाँ पे अफसोस करने का टाइम नहीं है। नो मोर हेडेक्स एंड नो मोर ब्लडी नोजेस। अब हम किसी की आवाज नहीं सुनेंगे और उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। मैक्स, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी खुद की ही एक आवाज को तलाश करो, क्योंकि तुम्हें मुझसे इस बात का वादा करना होगा कि तुम अपनी जिंदगी में अपने फादर जैसे एक कॉवर्ड और पैथेटिक इंसान नहीं बनोगे। तुम्हारे फादर एक सच में बहुत ही अच्छे इंसान हुआ करते थे, और जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तो मैं उनसे अट्रैक्ट होकर रह गई थी, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस, उनका कंपैशन, उनकी पावर, वो सब कुछ कमाल का था। लेकिन ये बात तो मानने वाली है कि वो सारी की सारी पावर तुम्हारे फादर डिजर्व नहीं करते थे मैक्स, और उसके नतीजे में वो उसको हैंडल ना कर पाए। मुझे ही इस कंपनी को चलाना चाहिए था, और जब ये सारी की सारी बातें लीक हुई थी तो मुझे इसको कंट्रोल करके छुपा देना चाहिए था। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अब वो जा चुके हैं। मुझसे इस बात का वादा करो मैक्स कि तुम अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी कंपैशन और अफेक्शन को नहीं आने दोगे, और जो चीज करना जरूरी है तुम उसको किसी भी कीमत पे जाके करोगे ही। तुम उन सारे के सारे लोगों को तलाश कर लोगे जिनके पास पावर मौजूद है, लेकिन वो उस पावर के हकदार नहीं है, और जब वो लोग तुम्हें मिल जाएंगे तो तुम उनको इस फूल की तरह प्लग करके बाहर फेंक दोगे, और जो कुछ भी कंट्रोल उनके पास होगा वो उनसे तुम्हें छीनना ही होगा जब तक उनके पास कुछ ना रह जाए। तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली मैक्सवेल लॉर्ड का जो बचपन था, जो उसकी माँ ने उसको ये बात सिखाई थी, इसी वजह से इसका सारा का सारा माइंडसेट इस तरह का बना हुआ है कि ये अलग अलग एजेंसीज के अंदर काम करता है, लेकिन जो लोग उसके वर्दी नहीं होते वो उनको बर्बाद कर देता है। और इसी तरह अमेंडा वॉलर उसके और मजीद रिकॉर्ड्स को देख रही होती है और कहती है कि तुम्हारे सारे के सारे काम के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना है। तुम वो एक अकलौते ऐसे इंसान थे जो कि चेकमेट के अंदर कॉलेज खत्म करने के बाद फौरन आ गया। इसके अलावा तुम्हें और दूसरी एजेंसी से भी ऑफर आई थी, लेकिन तुमने ना ली। और ये बात भी मानने वाली कि किस तरीके से चेकमेट के अंदर एक प्यादे से तुम फौरन किंग की पोजीशन में आ गए, वो भी सिर्फ रिकॉर्डेड 10 ईयर्स के अंदर, जो कि इससे पहले कोई नहीं आया। तुमने एक लंबे अरसे तक ब्लैक किंग जेसन कैमरॉन को जो है सर्व किया है, अंटिल 3 साल पहले तक। तो वहीं से जेसन बोलता है, अरे यार तुमने मुझे क्या याद दिला दिया, वो पुअर जेसन, वो मारा गया था ताकि वो हम सबको बचा सके। यहाँ से हम लोग 8 साल पहले शिफ्ट होते हैं द कैसल चेकमेट के अंदर, जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अजीब और गरीब ग्रुप जो कि ड्रैगन को मानने वाले हैं, वो आके इनके ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि यहीं पे उसका साथी यानी कि जेसन जो है वो उसके साथ लड़ रहा होता है, और वो बताता है कि अब हम चारों तरफ से फंस चुके हैं, मतलब अगर हम सामने जाएंगे तो वहाँ पे खतरनाक किस्म के वेपन्स हमारे इंतजार कर रहे हैं जो कि हमें भून के रख देंगे, और अगर हम पीछे की तरफ देखें तो हमारे सामने खिड़की है जिसके नीचे एक बहुत ही बड़ी खाई है, मतलब मरना तो हमारा तय ही है। तो बताओ, क्या तुम मुकाबला करने के लिए तैयार हो मैक्सवेल? तो वहीं से हम देखते हैं कि मैक्सवेल बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों को बहुत एडमायर करता हूँ जेसन, मैं सच में समझता था कि तुम एक बहुत ही बहादुर और एक फियरलेस इंसान हो, बहुत ही ज्यादा कूल हो, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा कि तुम ये सारा का सारा स्वैगर और जो ब्रावाडो दिखा रहे होते हो, इसके नीचे कुछ और छुपा हुआ है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बात की कोई परवाह ही नहीं है कि तुम मारे जाओगे। मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम ऐसा समझते हो अपने आप को कि तुमने जिंदगी के अंदर अपना सब कुछ कर लिया, तुम सब कुछ चेक कर सके हो, सब कुछ खो चुके हो, और अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और तुम इस बात के शुक्रगुजार हो कि तुम्हारी मौत आज नहीं तो कल तो हुई ही जाएगी, तो इसलिए तुम किसी भी चीज को फेस करने से डरते नहीं हो। लेकिन मेरी नज़र में मैं इसको करेज नहीं कहता हूँ, मैं इसको बहादुरी नहीं कहता हूँ, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी से हार मान चुके हो, तुम बस मरने का इंतजार कर रहे हो और रोज अपने आप को ऐसी चीजों के अंदर पुश करते हो जहाँ पे तुम मारे जा सकते हो, तो इसको जिंदगी तो नहीं कह सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारी सारी की सारी सोच इस वजह से ऐसी हो गई है क्योंकि तुम हमेशा से दूसरों के ऑर्डर्स को सुनते हुए आए हो, तुम बस वही करते आए हो जो कि तुम्हें दूसरे लोग करने के लिए कहते हैं, तुम उसके आगे कोई अल्फाज नहीं उठाते हो, बस अपने हाथ उठा के वो करना शुरू कर देते हो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो कि तुमसे ये कहे इट्स ओके जेसन। लेकिन वहीं से वो लोग बोलते हैं कि आखिरकार वो लोग रिटर्न फायर क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे जेसन जो होता है वो बेसिकली अपने सारे के सारे ग्रेनेड्स की पिन्स निकालता है और सीधा उन लोगों के अंदर रोता हुआ चिल्लाता हुआ घुस जाता है।
तो हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे जो है जेसन की मौत जो हुई थी वो दरअसल उसकी बहादुरी की वजह से नहीं हुई थी कि उसने उन सबको बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, बल्कि मैक्सवेल लॉर्ड ने उससे ऐसा करवाया था। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि मैक्सवेल लॉर्ड के पास एक तरह की ऐसी पावर है कि वो लोगों को अपनी बातों में मैनिपुलेट कर सकता है, उनको इन्फ्लुएंस करके जो चाहता है वो करवा सकता है। और ये बात बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है मैक्सवेल के बारे में, और इसी वजह से अमेंडा वॉलर को शक हो रहा है कि इतनी जल्दी इसने इतनी तरक्की कैसे हासिल कर ली। और उसका सारा का सारा रीजन यही है कि मैक्सवेल लॉर्ड अपना माइंड का पावर्स को इस्तेमाल करता है दूसरे लोगों के ऊपर और बहुत जल्द इतना ऊपर पहुंच जाता है। और अमेंडा बोलती है कि तुम ठीक कह रहे हो, उस दिन चेकमेट के सारे सीक्रेट्स को उसने अपनी जान गवा के बचा तो लिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ और भी है जो कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो दूसरे रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे जो कि चेकमेट की काफी ऊपर वाली पोजीशंस के अंदर थे, या तो उनको डी प्रोमोट कर दिया गया है या उनको रिप्लेस कर दिया गया है, और उनकी जगह अभी तक तय नहीं की गई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या करेंगे। इसमें मेरे पास एग्जाम्पल है ब्लैक क्वीन अल्मा पार्डो को, जिसके ऊपर कोई खतरनाक किस्म के इल्जाम लगा के उसको बदनाम कर दिया गया। फिर व्हाइट क्वीन कटूरा ओबासनाजो, जिसके ऊपर ये सारे के सारे इल्जाम लगे थे और उसको रंगे हाथ पकड़ा गया था कि वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में एक रशियन के साथ मौजूद थी जो कि तुम लोगों का एक दुश्मन हो सकता था। इसके अलावा व्हाइट किंग रैन रीता की बात करें तो उनके ऊपर ऐसे इल्जाम लगे कि उनके पास से बहुत खतरनाक और घिनौनी किस्म की वीडियोस लीक हुई थी। तो वहीं से मैक्सवेल चिल्लाता और कहता है कि रैन ने सच में उन सारी की सारी चीजों के अंदर काफी मजा है तो किया ही होगा। हाँ, मैं समझता हूँ कि ये जॉब जो है कोई आम इंसानों के लिए है नहीं, इसमें काफी ज्यादा प्रेशर होता है, हर कोई जो है इस तरह की जॉब्स के लिए बना नहीं, और यही बात जो है इसका जवाब है। तो वहीं से अमेंडा वॉलर बोलती है कि ये बात तो क्लियर है कि तुम्हें ये हमेशा से विश्वास था कि तुम इस जॉब के लिए बने हो, क्योंकि अगर हम उस आफ्टर मैच की बात करें जो सारा का सारा अटैक हुआ था एक प्लेनेट अपोकलिप्स की तरफ से, तो तुमने जो है इस बात की मांग करी थी कि चेकमेट को जो है वो ग्लोबल पीस कीपिंग यूनिट बना दिया जाए जो कि सारे के सारे इस तरह के सुपर हीरो और सुपर विलन वाले इंटरनेशनल पुलिस का काम करेगी, और इस तरह के ह्यूमन और सुपर ह्यूमन रिलेशन के अंदर चेकमेट को ही ये सारा का सारा काम करना चाहिए। इनफैक्ट तुमने तो इस सारे की सारी चीजों के ऊपर एक्ट करना तभी शुरू कर दिया था जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी रिव्यू नहीं किया गया था। तो वहीं से मैक्सवेल बोलता है, ओह मिस वॉलर, मुझे लगता है कि आप शायद उस मुलाकात को याद करना चाहती जब हम पहली बार मिले थे। और इसी तरह हम लोग यहाँ से मेट्रोपोलिस के अंदर काफी साल पहले शिफ्ट होते हैं। अब बेसिकली ये वो टाइम है जब न्यू 52 के कॉमिक्स शुरू हुए थे और जस्टिस लीग पहली बार फॉर्म हुई थी, जब डार्क साइड ने मेट्रोपोलिस के ऊपर अपनी एपोकलिप्स की फोर्सेस के साथ अटैक किया था और सारे के सारे सुपर हीरोज एक साथ मिलकर जस्टिस लीग बनी थी। तो ये तब की कहानी है जहां हम देखते हैं कि पूरे शहर के अंदर जब पैराडीमन उसको बर्बाद कर रहे होते हैं तो वॉलर यहाँ पे स्टीव ट्रेवर के साथ मौजूद होती है और समझने की कोशिश कर रही होती है कि वो करें तो क्या करें। लेकिन तभी वहां से एक हेलीकॉप्टर उतरता है और वहां से आवाज आती है, एज ऑफ दिस मूवमेंट मेट्रोपोलिस जो है वो अब चेकमेट को बिलोंग करता है, क्या तुम यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर इंचार्ज हो? तो वहीं से स्टीव ट्रेवर बोलता है कि मैं कैप्टन स्टीव ट्रेवर हूँ यूएस आर्मी से। और वहीं से वो बोलती है कि मैं अमेंडा वॉलर हूँ, लेकिन ये तुम्हारा कोई डैम बिजनेस नहीं है कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। तो वहीं से मैक्सवेल बोलता है, अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रही हो। मेरे ख्याल से मैं तुम्हें ये बताता चलूं कि इस वक्त सारे के सारे ऑपरेशन की जो अथॉरिटी है वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से मेरे पास आ चुकी है और सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इसके लिए हाँ कर दी है हनी। तो अमेंडा बोलती है कि हनी? तो वही से मैक्सवेल बोलता है कि एज द कमांडर ऑफ दिस ऑपरेशन मैं इस बात को चाहता हूं कि यहाँ पे जितने लोग एंगेज हुए इन सारी की सारी फोर्सेस के साथ, चाहे वो नॉन ह्यूमंस हो, फोर्सेस हो, डीमंस हो, सुपर पावर्ड पीपल हो या जो कोई भी हो, मैं चाहता हूं कि उनको फौरन इस जमीन के ऊपर लेकर आए जाओ जो कि मेरे ऑर्डर सुन सकें, और वो सेल्फ अपॉइंटेड गॉड जो हैं उनको यहाँ पे आना ही होगा। तो इससे स्टीव ट्रेवर हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? वो सेल्फ अपॉइंटेड गॉड जिनको तुम कह रहे हो वही लोग हैं जो कि हमारी इस पूरे के पूरे शहर को अब तक बचा के रखे हुए हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो यहाँ पे किसी और के नहीं बल्कि जस्टिस लीग की बात कर रहा होता है जो कि यहाँ पे पहली बार फॉर्म हुई थी डार्क साइड की फोर्सेस के खिलाफ। तो वहीं से अमेंडा वॉलर बोलते कि तुम चाहे जितना मजाक करना चाहो कर सकते हो मिस्टर लॉर्ड, लेकिन ये बात तो तुम्हें माननी ही होगी कि डार्क साइड की डिफेट के बाद तुमने इतना ज्यादा काम भी वहां पे करा, लेकिन उसके बावजूद चेकमेट को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, बल्कि आर्गस को ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और उसने ही जस्टिस लीग के साथ मिलकर एक सुपर ह्यूमन थ्रेट से मुकाबला करने के बारे में सारी की सारी चीजें हल निकाले। तो सारी की सारी पावर जिसको तुम छुपाना चाहते थे वो तुमसे ऐसे ही छीन ली गई और तुम्हें पता तक ना चला। तो वहीं से मैक्सवेल लॉर्ड बोलता है कि कम ऑन अमेंडा, मैं इस बात को जानता हूं कि तुमने यहाँ आके बहुत ज्यादा अपना वजन घटा दिया और कैलोरीज को बंद कर दिया है। तो ये बात तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये तुमने सारी की सारी चीजें मुझसे ये बातें करने के लिए तो नहीं करी होंगी। तो बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पे जाना कहाँ चाहती हो? तो वहीं से अमेंडा बोलती कि मैं यहाँ पे केस बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैक्स, मैं एक ऐसी लाइन को स्टैब्लिश कर रही हूँ और इस बात को प्रूव करना चाहती हूँ कि तुमने जो स्ट्रेन के ऊपर अटैक करा वो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि तुम वहां पे कुछ ना कुछ चाहते थे, तुम वहां के सारे प्रिजनर्स को आजाद करना चाहते थे। मुझे लगता है कि तुमने ये सारी की सारी बातें ऑन पर्पस करी हैं और मैं तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं अपने मुंह से उगलोगे तो मेरे पास मुश्किल तरीका भी जिसके जरिए मैं निकलवा सकती हूँ। तो वहीं से मैक्सवेल बोलता है, द हार्ड वे, ओ अमेंडा डियर, ये तुम आखिरकार कैसी बात कर रही हो? मेरे लिए सबसे मुश्किल तरीका तो यही है कि तुमसे सारे के सारे सीक्रेट्स को रखना। मतलब तुमने कभी सोचा है कि इतनी सारी बातों के अंदर जो थोड़ी सी झूठ है, जो थोड़ी सी आधी सच है, उनमें से इन सारी की सारी बातों को पिक करके मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूँ, कोई मोड़ तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उससे ज्यादा मुश्किल और हो ही क्या सकता है? ये मेरे ख्याल में ज्यादा आसान होगा कि हम दोनों एक दूसरे के सामने अपनी सारी की सारी बातों को रख दें और अपने दिल का बोझ को हल्का कर लें।
तो मुझे पता है कि तुम्हारे लिए करना बहुत ज्यादा मुश्किल है अमेंडा, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे बहुत से राज हैं जिनको तुम निकाल दोगी तो बहुत बड़ी मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन मैं इसके अंदर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अमेंडा, और तुम ये अभी इसी वक्त करने वाली हो। चलो इसकी शुरुआत हम सबसे आसान वाले से करते हैं। तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने उन सो कॉल्ड लॉस्ट प्रिजनर्स को कहाँ पे रखा है। और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली मैक्सवेल लॉर्ड यहाँ पे जो है अमेंडा वॉलर के दिमाग को कंट्रोल कर चुका है, और अमेंडा वॉलर बोलती है कैटाकॉम्स प्रिजन डेथ वैली के अंदर। तो वहीं से मैक्सवेल बोलता है देखा तुमने, ये इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। आई एम श्योर कि अब तुम अपने आप को रिलीफ फील करवा रही होगी। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम एक चर्च के अंदर आई हुई संडे के दिन और अपने फादर से अपने सारे के सारे गुनाहों को कन्फेस कर रही हो। चलो इस पूरे के पूरे खेल को खत्म करने से पहले अमेंडा तो मुझे एक और चीज बताती चलो, क्योंकि इसके बाद तो मैं तुम्हें ये बात भुलवा ही दूंगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ भी था। तो मुझे बताओ क्या वो आइटम वो अभी भी वहीं पे बेल रीफ के अंदर मौजूद है। तो वहीं से अमेंडा बोलती है वो आइटम, लेकिन अचानक ही हम देखते हैं कि यहाँ पे अमेंडा वॉलर अपने दिमाग के ऊपर काबू पा लेती है और वहां पे मैक्सवेल लॉर्ड के गले को दबाने लग जाती है और कहती कि यू सन ऑफ अ, मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ अपने दिमाग के अंदर, तुम किसी किस्म के टेलीपैथ हो ना। और अगले बार हम देखते हैं कि मैक्सवेल लॉर्ड उसको एक जबरदस्त किस्म की किक मार के पीछे फेंकता है और कहता है कुछ लोग मुझे टेलीपैथ बुलाते हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे सुपर ह्यूमनली चार्मिंग भी बुलाते हैं। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वहां पे वो सारे के सारे गार्ड्स आते हैं जिसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और अमेंडा वॉलर चिल्लाती है कि इसके मुंह को फौरन से बंद करो, ये एक अल्फाज तक ना बोले। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे इतनी देर में जो होता है मैक्सवेल लॉर्ड वो वहां के सारे गार्ड्स को कंट्रोल करके उनके गन्स को ले लेता है और कहता है कि किसी ने भी अगर मेरी तरफ एक कदम आगे बढ़ाया तो ये मरने वाले हैं, क्योंकि ये अभी मेरे साथ जाएंगे। तो अमेंडा बोलती कि मैं तुम्हें तलाश करके ही रहूंगी मैक्स, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां भागोगे और कब तक भागोगे, मैं तुम्हें तलाश कर ही लूंगी और जब ऐसा होगा तो मैं ठीक तुम्हारे सामने ही खड़ी होंगी। तो वहीं से हम देखते हैं कि मैक्सवेल लॉर्ड बोलता है तुमने मेरे इन्फ्लुएंस से अपने आप को छुड़वा लिया अमेंडा, और ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी कि आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं था जो कि मेरे इन्फ्लुएंस से बाहर आ सके। तो इस बात को तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर कोई खास बात जरूर है, लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि कुछ देर के लिए सारा का सारा कंट्रोल अमेंडा वॉलर के ऊपर वो सिर्फ मेरा था। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली मैक्सवेल लॉर्ड ने यहाँ पे अमेंडा वॉलर के ऊपर कंट्रोल हासिल करके ही उन प्रिजनर्स की लोकेशन को पता करता जिसको उसने पहले एपिसोड के अंदर छुड़वाया था। लेकिन यहाँ पे ये बात भी नोट करने वाली है कि किस तरीके से अमेंडा वॉलर यहाँ पे जो है मैक्सवेल लॉर्ड के सारे इन्फ्लुएंस से अपने आप को बचा पाई है, जो कि मैक्सवेल लॉर्ड के मुताबिक ही आज तक कोई नहीं करवा पाया है। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से जो है कब्रिस्तान के अंदर शिफ्ट होते हैं 2 दिन पहले, जहाँ पे हम देखते हैं कि मैक्सवेल लॉर्ड यहाँ पे मौजूद होता है और कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, एक बहुत ज्यादा लंबा अरसा गुजर चुका है कि मैं आप लोगों को विजिट करने के लिए नहीं आया। सच कहूँ तो मैं थोड़ा सा बिजी था, मैं अपनी आवाज़ों को इस्तेमाल कर रहा था उन सारे के सारे डोमिनोज को अपनी जगहों पे खड़ा करने के लिए। जब मैं एक डोमिनो को गिराऊं तो वो सारे के सारे काम ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएं। द लीडरशिप ऑफ चेकमेट, वो सारे के सारे कंपैशनेट गॉड्स जो कि अपने आप को जस्टिस लीग बोलते हैं, उनको अपनी जगह पे प्लेस कर देना, और वो सेल्फिश और एरोगेंट ब्यूरोक्रेट जिस तरह के अमेंडा वॉलर, उन सब से मुझे अपने हिसाब को तो चुकता करना ही था। आपको तो पता ही है ना कि मैं अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करके लोगों से सिर्फ वही करवा सकता हूँ जो कि वो ऑलरेडी करना चाहते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं। उनको एक परमिशन की ज़रूरत होती है जो कि मैं उनको देता हूँ। मैं उनके ऊपर किसी भी थॉट को जो वो फोर्स नहीं कर सकता हूँ, मैं उनसे ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता हूँ। लेकिन इस सबसे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब वो मुझे मिल चुके हैं, द लॉस्ट प्रिजनर्स। अब ये लॉस्ट प्रिजनर्स मेरी वो आवाज़ बनेंगे जो कि मैं अपनी आवाज़ कभी नहीं बन पाया। ये मेरे लिए उन दरवाज़ों को खोलेंगे जो कि मैं कभी नहीं खोल पाया, ताकि इसके जरिए मैं वो हासिल कर सकूं जो कि सिर्फ मेरा ही होना चाहिए। मैं उन सब के पत्ते वैसे ही काट के रखूंगा जैसे आपने मुझे सिखाया था मॉम, और वो सब आपके लिए। और एक दिन बहुत जल्द जो लोग ट्रूली वर्दी हैं इस सारी की सारी पावर के, वही जो है इस पूरी की पूरी टोटल एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल के अंदर होंगे, और उनके ही हाथ में सारी की सारी पावर होगी। और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली मैक्सवेल लॉर्ड यहाँ पे किसी और के नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स की कब्र पर आके ये सारी की सारी बातें कर रहा होता है। और इसी तरह हमें यहाँ पे आज पता चल रहा है कि मैक्सवेल लॉर्ड जो है वो कितना ज्यादा मोटिवेटेड और उसका दिमाग कितना ज्यादा क्लियर है कि उसको क्या करना है, क्योंकि इसकी वो ये सारी की सारी ट्रेनिंग उसके बचपन से उसकी माँ के जरिए दी गई थी कि उसको करना है तो क्या करना है, किस तरीके से उसको अपने जज्बात के साथ नहीं खेलना है। और यही चीज मैक्सवेल लॉर्ड के कैरेक्टर को एक बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त किस्म का विलन बनाती है डीसी कॉमिक्स के अंदर। टू बी कंटिन्यूड।